गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू डेली शॉर्ट्स ऑफ फाइनेंस। तो आज की वीडियो में बात करेंगे 21 जुलाई के एडिशन के बारे में। तो निफ्टी और सेंसेक्स का अपडेट है कि दोनों वापस से बढ़े हैं। इसी से रिलेटेड हमारी पहली न्यूज आ जाती है, तो हम इसी में देख लेंगे। दोनों ने आप देख सकते हैं कितने लेवल्स पर अभी चल रहे हैं ऑलरेडी, और दोनों ये जो लेवल्स हैं ये ऑल टाइम हाईस पर पहुंच गए हैं वापस से। यानी एक और दिन ऐसा है कि जब इन्होंने ऑल टाइम हाईस दिए हैं अपने अगेन। सिक्स्थ ट्रेडिंग डे पे अभी ये पॉजिटिव चल रहे हैं लगातार। ट्रेडिंग डे का मतलब होता है मंडे टू फ्राइडे, क्योंकि सैटरडे संडे को मार्केट बंद रहता है। तो निफ्टी अब 20,000 के एक साइकोलॉजिकल लेवल को भी क्रॉस करने वाला है बहुत ही जल्द, बहुत ही करीब है उसके, और मोस्ट प्रोबेबली आज ही कर जाएगा। अब इसके अलावा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड एक अपडेट है। मैंने आपको बताया था कि इसका डीमर्जर हो गया है बेसिकली। तो डीमर्जर के अंदर क्या हुआ है कि रिलायंस और जियो पहले एक ही साथ थे, रिलायंस जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। अच्छा, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एक जियो का ब्रांड नहीं है, मतलब एक टेलीकॉम कंपनी नहीं है। जियो इसके अंदर बस प्रमोट करने के लिए लिखा हुआ है इन्होंने। मेनली ये फाइनेंशियल सर्विसेज यानी इन्वेस्टमेंट वगैरह से रिलेटेड कंपनी है। बैंकिंग इन सब के अंदर काम करेगी फ्यूचर के अंदर। तो इनके अंदर क्या है कि अब जैसे इसका प्राइस रिलायंस का 3,000 था 20 जुलाई को। एक इनका स्पेशल सेशन रखवाया गया था। उस सेशन के अंदर जितना डिक्रीज आया प्राइस के अंदर, वो प्राइस बन गया जियो का। तो इस तरीके से 261 रुपीज का डिक्रीज आया। अब अगर आप चार्ट देखेंगे तो अगले 3 दिन तक ये जियो फाइनेंशियल सर्विसेज सेम प्राइस के ऊपर निफ्टी के अंदर ट्रेड करेगा, और कुछ टाइम के बाद सितंबर अक्टूबर के अंदर इसकी लिस्टिंग हो जाएगी, फिर ये अपने आप अलग से ट्रेडिंग करेगा। तो तब तक इसका प्राइस सेम रहने वाला है, 261.85 रुपीज रहने वाला है। और इसका टोटल अगर देखे तो कैपिटलाइजेशन बन के आया है 1.66 लाख करोड़ रुपीज। आगे चले तो HUL का आपका जून का क्वार्टर का रिजल्ट आ गया है। सेल्स 7% से बढ़ी है, नेट प्रॉफिट 8% से बढ़ा है। जून क्वार्टर का रिजल्ट कैसे आया है अभी मैंने आपको पहले बताया है कि अप्रैल मई जून का क्वार्टर होता है, तो उसके बाद एक महीने बाद तक रिजल्ट आ जाता है। इसके बाद देखें तो ड्यू टू सॉफ्टनिंग इन्फ्लेशन, ऐसा मतलब बेसिकली क्या है कि HUL आपको पता है कि कंज्यूमर फेसिंग कंपनी, कंज्यूमर का ब्रांड है पूरा FMCG। तो इसको आपकी पूरी इकोनॉमी के अंदर कैसा चीजें चल रही हैं उसके हिसाब से देखा जाता है। तो अगर उसके हिसाब से देखें तो इन्फ्लेशन थोड़ा सॉफ्ट हो गया, थोड़ा कम हो गया है, उसकी वजह से इनके सेल्स और ये नंबर्स इंक्रीज होके आए हैं, बढ़ गए। इन्फोसिस के भी आपके जून के क्वार्टर के नंबर्स आ गए हैं, और इनफैक्ट ये वाले स्पेस के नंबर आ गए हैं जो आपका आईटी स्पेस है। आईटी स्पेस के अंदर 4 बड़ी कंपनी है, TCS, HCL टेक्नोलॉजी, विप्रो एंड इन्फोसिस। सबके मैंने यहाँ पे आपको रेवेन्यू ग्रोथ रेट दिखा दिया है। इन्फोसिस का आपका 4.2%, इसका 1.1, 6.37%, सबसे ज्यादा TCS का है। और प्रॉफिट अगर देखें तो इन्फोसिस का 11% से बढ़ा है। ग्रोथ गाइडेंस एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है। ये कंपनी को अपनी खुद के बारे में बताना पड़ता है कि हम कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑन अ लाइक बेसिस, कि कितनी हमारी कंपनी ग्रो करेगी, रेवेन्यू ग्रो करेगा अगले साल, तो या अगले क्वार्टर में, इस तरीके से। तो अब इनको अगले क्वार्टर का इनका ग्रोथ रेट पहले 4 to 7% था, जो इन्होंने कम करके 1 to 3.5% कर दिया है, जो कि काफी मतलब नेगेटिव सेंटिमेंट आपको देना चाहिए। और ऑल्सो इन्होंने 7,000 एम्प्लॉइज को ले ऑफ भी कर दिया है। आगे देखिए तो DGGI, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ GST इंटेलिजेंस, की कुछ नहीं है, मतलब इससे कोई आपको फर्क नहीं पड़ता। ये बस एक ऑफिसर, एक पोस्ट का नाम है। जिस बंदे ने कुछ किया है, क्या किया है, तो इन्होंने 15 कंपनीज के अंदर इन्वेस्टिगेशन कराया। इन्वेस्टेड नहीं आना चाहिए, इन्वेस्टिगेटेड आना चाहिए यहाँ पर, सो सॉरी फॉर दैट। तो इन्होंने इन्वेस्टिगेशन कराई है 15 कंपनीज के अंदर, और ये इंश्योरेंस कंपनीज है। इंश्योरेंस कंपनी के अंदर इन्होंने इन्वेस्टिगेशन कराया, और इसके अंदर पता चला इनको कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का डिस्क्रिपेंसी हो रहा है। अब अगर आपको GST नहीं पता तो आपको थोड़ा मुश्किल आएगा यहाँ पे समझने में, बट बेसिकली आप कह सकते हैं कि GST आपको क्या करता है। जैसे अगर आपने 100 रुपए का कोई माल खरीदा और आपने 150 रुपए का वो बेचा, तो 100 रुपए पे भी आपको कुछ GST देना पड़ा होगा जिससे आपने खरीदा है, तो आपका सप्लायर है, और आपको 150 रुपए पे कुछ GST मिलेगा। तो गवर्नमेंट चाहती है कि आप अपने अपने पास ही ये दोनों चीजों को सेटल कर लें। जैसे आपने अगर 150 रुपए पे फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए का GST दिया, और आपने 100 रुपए पे 8 रुपए का GST पे किया था, तो आप नेट नेट में बस 2 रुपए सबमिट करा दें अपने पास से। तो इस तरीके से सबमिट होता है। तो ये जो आपको ये 8 रुपए का डिस्काउंट मिला यहाँ पे GST के अंदर, इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं, क्योंकि ये आपने इनपुट्स खरीदते टाइम दिया था। तो ये जो है इंश्योरेंस कंपनीज ने यहाँ पे फ्रॉड किया है कुछ। उन्होंने क्या किया है कि जैसे जो इंश्योरेंस के एजेंट होते हैं, इंश्योरेंस के एजेंट्स को ज्यादा कमीशन दी है जितनी इन्होंने अलाउ भी नहीं कर रखी है। अगर मैं आपको बहुत लीगल टर्म्स में बताऊं तो ये है पूरा आर्टिकल 148A के तहत हम देखते हैं ये चीज, कि इन्होंने क्या किया है कि बहुत ज्यादा मार्केटिंग एंड ब्रांड एक्टिवेशन के एक्सपेंसेस को दिखाया है। मार्केटिंग एंड ब्रांड एक्टिवेशन का मतलब हुआ जितना इन्होंने एजेंट्स को पे किया जो इंश्योरेंस बेचते हैं। और अब ये इसके हिसाब से इन्होंने
3300 करोड़ रुपए फाउंड कर लिए। अच्छा हाँ, इंश्योरेंस के अंदर हम सारी बड़ी बड़ी कंपनीज की बात करें, HDFC लाइफ को भी नोटिस आया है, LIC को भी नोटिस आया है, सब कंपनीज ने ये चोरी करी है। और इनके अलावा नवंबर तक ये 30 कंपनीज टोटल इन्वेस्टिगेशन करेंगे। आगे चलते हैं। स्टार्स इन्वेस्टिंग इन D2C स्टार्टअप्स। स्टार्स मतलब बॉलीवुड स्टार्स जो है वो अपनी D2C स्टार्टअप्स के अंदर बहुत ज्यादा एक्टिव होके दिख रहे हैं। आलिया भट्ट का जैसे सुपर बॉटम्स है, ये एक बेबी केयर के अंदर है। क्लेंस्टा है परिणीति चोपड़ा का, कार्टेल एंड ब्रो संजय दत्त, बायो हैकर है एक सुनील शेट्टी का, आई गेस जस्ट माई रूट से एक और है, ये आप देख सकते हैं बाकी चाहे तो। बट बेसिक इसका ट्रेंड ये बताना चाहता है न्यूज के अंदर कि स्टार्स बहुत ज्यादा D2C स्टार्टअप्स जो कि कंज्यूमर फेसिंग ब्रांड है सीधा, उसके अंदर बहुत ज्यादा इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल ऑल्टरनेट्स, ये एक मोतीलाल ओसवाल का साइड फंड है। इसके अंदर ये ऑल्टरनेट चीजों के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। ऑल्टरनेट मतलब जैसे रियल एस्टेट के अंदर, गोल्ड के अंदर, सिल्वर के अंदर, कमोडिटी के अंदर, करेंसी के अंदर। तो इन सब का CEO थे आपके रियल एस्टेट। इसके अंदर बहुत सारे फंड हैं, तो इसका रियल एस्टेट का जो फंड है वो आपका, उसके जो CEO थे शरद मित्तल, उन्होंने रिजाइन कर दिया है। और उनके जगह पे, और ऐसा कोई खराब चीज नहीं है, इनके काफी मतलब इनका टाइम हो गया बेसिकली, इन्होंने इसलिए रिजाइन कर दिया। अब इसकी जगह पे 2 लोग को इन्होंने जो है CEO बनाया है, सौरभ लखोटिया है, आनंद लखोटिया एंड सौरभ समथिंग है, मेरे को नाम एग्जैक्टली नहीं याद, बट हाँ 2 लोगों को इन्होंने अब CEO बनाया, को हेड बनाया है। और AUM इसके अंदर आता है $2 बिलियन का। 5 इनके अंदर रियल एस्टेट फंड आते हैं एंड 4 कैपिटलाइजेशन फंड, ग्रोथ कैपिटल फंड्स बोलते हैं इसको। इसके अंदर बहुत सारी अलग अलग चीजों के अंदर इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। तो ये है मतलब रियल एस्टेट फंड के अलावा चीज। तो मेनली अभी हम जो डील कर रहे हैं न्यूज में वो इस चीज से डील कर रहे हैं, सिर्फ जो रियल एस्टेट फंड वाला पार्ट है आपका, ये वाला। तो इस तरीके से ये है आपकी चीज। कर्नाटका रेवेन्यू मिनिस्टर की एक स्टेटमेंट है कि जो 28% GST हमने लगाया है गेमिंग के ऊपर, चाहे वो गेम ऑफ स्किल हो चाहे गेम ऑफ लक हो, दोनों के ऊपर वो जस्टिफाइड है, क्योंकि हम इसको डिसइंसेंटिवाइज करना चाहते हैं, सॉरी फॉर दैट, इंसेंटिवाइज करना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे बेसिकली गवर्नमेंट उस चीज पे टैक्स बढ़ा देती है जिसपे वो चाहती है कि कम लोग कंज्यूम करें। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल अल्कोहल गवर्नमेंट चाहती है कि लोग कम कंज्यूम करें, तो उसके ऊपर टैक्स बढ़ा देगी। तो ये बेसिकली जो कर्नाटका के रेवेन्यू मिनिस्टर है, नाम मैंने यहाँ पे नहीं नोट किया है क्योंकि वो बहुत ऐसे रेलिवेंट चीज है इनके लिए, बट हाँ जो भी है, तो इनका ये जो GST बढ़ाने का बेसिकली ऑब्जेक्टिव है वो इन्होंने बताया कि ये डिसइंसेंटिवाइज करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं। अच्छा, रेवेन्यू मिनिस्टर मैंने यहाँ पे क्यों लिया है, क्योंकि हर स्टेट का जो रेवेन्यू मिनिस्टर होता है वो GST काउंसिल का पार्ट होता है। तो बेसिकली अगर हम कहें कि इन्होंने भी ये चीज को फॉर्मुलेशन कराने में अपना हाथ दिया था, तो हाँ दिया था। और इस तरीके से ये GST काउंसिल बनता है, सारी स्टेट्स के इसके रेवेन्यू मिनिस्टर उसके अंदर होते हैं। राधा कृष्णन दमानी, ये आपके फाउंडर हैं एवेन्यू सुपरमार्ट्स के। इन्होंने पर्सनल कैपेसिटी के अंदर, नॉट डीमार्ट के थ्रू, पर्सनल कैपेसिटी के अंदर हेल्थ एंड ग्लो करके एक स्टार्टअप है जो कि पर्सनल केयर रिटेल स्पेस के अंदर है, उसको अक्वायर कर लिया है 750 करोड़ रुपीस में। तो अगर आपको इसके स्टैट्स वगैरह देखने हैं तो आप चाहे तो इसके अंदर जाके देख सकते हैं पेपर के अंदर। बट मैं अगर आपको बेसिक बताऊं तो 250 करोड़ के इनके रेवेन्यू है पिछले साल के, एंड इस साल एक्सपेक्टेड है कि 370 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू करेंगे टोटल। लास्ट न्यूज हमारी काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है, ARC के बारे में मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा। क्या होता है कि जैसे एक बैंक है, एक बैंक के अंदर आप लोन लेते हैं बैंक से, बहुत सारे लोग लोन लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल 100 लोगों ने लोन लिया एंड 1000 रुपीज का ऑन एन एवरेज लोन लिया, तो आपका टोटल जो बैंक का वो बन गया, लोन बुक बन गई, वो 1 लाख रुपीज की बन गई। तो अब इसके अंदर हुआ क्या कि कुछ लोगों ने फॉर एग्जांपल मान लेते हैं डिफॉल्ट कर दिया, वो अपना लोन वापस नहीं चुका सकते बैंक को, तो वो बैंक के लिए NPA बन गया। NPA बनता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि वो परफॉर्म नहीं करेगा, आपको वापस पैसा नहीं मिलेगा। तो अब इसको क्या होता है कि बैंक इस चीज को बेच देते हैं ARC को, यानी कि आप ये हमसे सारे 100 अकाउंट के पैसे ले लो एंड हमें थोड़े पैसे दे दो, जैसे 1 लाख रुपए हैं तो आप हमें 60,000 रुपए दे दो पहले, एंड आपके ऊपर है कि आप इनसे वसूली करवाओ, जो कराना कराओ। तो बंधन बैंक ने भी ऐसे ही किया है। इसके कुछ स्ट्रेस्ड एसेट्स हो गए हैं 500 करोड़ के, जो हमने यहाँ पे 1 लाख लिया वो 500 करोड़ है इनका। तो इसके लिए वो चाहते हैं कि थोड़ा कैश मिल जाए इनको अगस्त तक, और इसके लिए 5800 अकाउंट से देना चाहते हैं। जो हमने यहाँ पे 100 फिगर लिया वो 5800 है यहाँ पर। सो दैट इज इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आपको कोई भी डाउट रहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, एंड या थैंक यू फॉर वॉचिंग।